Good morning. Today is 16th November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. फर्स्ट आर्टिकल जो हमारी डिस्कशन का है वो जो विवाद चल रहा है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में अपॉइंटमेंट को लेकर, जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर, उससे रिलेटेड ये आर्ग्यूमेंट है, आर्टिकल है। ये आर्टिकल हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट तो साफ साफ यही है कि जजेस को अपॉइंटमेंट पे जो अभी शॉर्टेज चल रही है इनकी, और जो कन्फ्लिक्ट है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाए, उसको लेकर सारी की सारी कंट्रोवर्सी पहले भी क्रिएट हुई थी और अभी वो चल ही रही है। इस पर कोई भी किसी भी तरह का समाधान नहीं आया है। बैकग्राउंड में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1982 तक यानी 1982 तक एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ से होता था, यानी उनका रोल होता था जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर। बाद में कुछ ऐसी जजमेंट्स आई जैसे एसपी गुप्ता केस, फर्स्ट जजमेंट केस 93 में आया, सेकंड जजमेंट केस, थर्ड जजमेंट केस, इस तरह के केसेस आए और धीरे धीरे एक प्रोसीजर उभरा जिसमें कि एक कोलिजियम सिस्टम का अराइज हुआ। इसमें एक सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 4 जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस, ये मिलके अब जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट इससे संतुष्ट नहीं थी। पिछले साल उन्होंने काफ़ी लंबे समय से ये डिबेट चल रही थी और पिछले साल उन्होंने एक एनजेईसी पास किया, यानी अपॉइंटमेंट कमेटी थी ये, और सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को इनवैलिडेट कर दिया, यानी इस एक्ट को, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो गवर्नमेंट ने पास करी थी उसको निरस्त कर दिया, इस बात को लेकर कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो सिर्फ हम करेंगे, आपका इसमें कोई रोल नहीं हो सकता। तो उसके बाद क्या हुआ, एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की बात हुई। ये क्या है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर? ये जब उन्होंने एनजेईसी को रिजेक्ट किया तो उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इस एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाइए जिसके तहत हम इंप्रूवमेंट करेंगे इस कोलिजियम सिस्टम के अंदर में, यानी आप कुछ एक ऐसी गाइडलाइंस या फिर ऐसा कुछ फ्रेमवर्क बनाइए कि इसके तहत हम कोलिजियम सिस्टम में थोड़ा बहुत जो सुधार की गुंजाइश है वो करेंगे। यानी उन्होंने भी माना कि कोलिजियम सिस्टम में सुधार की गुंजाइश है। तो उसके बाद में देखिए बार में समय पर जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की आलोचना करी कि आप डिले कर रहे हैं, आप देरी कर रहे हैं अपॉइंटमेंट को लेकर। हाईकोर्ट की 404 वैकेंसी ऑलमोस्ट खाली हैं और आप बहुत धीरे चल रहे हो। तो बस यही कंटेक्स्ट था इसका। अभी आर्टिकल के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो क्यों कन्फ्लिक्ट है? यही कन्फ्लिक्ट है। मेन मुद्दा यही है। मेन मुद्दा ये है एग्जीक्यूटिव चाहती है हमारा भी कुछ रोल होना चाहिए, हमारी भी थोड़ी बहुत मर्जी चलनी चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर। यानी आप खुद ही अपने जजेस, यानी कोई देखिए कोई भी दुनिया में ऐसी अथॉरिटी नहीं है कोई अपने ही बंदे अपॉइंट करे। तो आप यूएसए का सिस्टम देख लीजिए, ये यूएसए का सिस्टम है। यूएसए के सिस्टम में भी देख लीजिए चेक्स एंड बैलेंस है। लेजिस्लेचर चेक्स रखता है एग्जीक्यूटिव पे, एग्जीक्यूटिव चेक्स रखता है जुडिशरी पर। आपने भी देखा होगा ट्रंप चुनकर आए तो उन्होंने कहा कि 9 जजेस होते हैं उनके अपेक्स कोर्ट में। उन्होंने कहा कि 9th जज है वो कंजर्वेटिव जज चुनेंगे। तो यानी इनका रोल है, एग्जीक्यूटिव का रोल है जजेस को चुनने में, और जजेस कंट्रोल करती है लेजिस्लेचर को। तो ये सारा वहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस है। हमारे तो कुछ चेक्स एंड बैलेंस है ही नहीं। हमारे तो जजेस कंट्रोल करता है किसको? लेजिस्लेटिव को भी, एग्जीक्यूटिव को भी, फिर लेजिस्लेटिव कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को भी। तो इस तरह से हमारा सिस्टम चलता है, यानी जजेस को कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा। अब देखिए अभी क्या हुआ है, फिलहाल एक 77 लोगों की लिस्ट भेजी, 77% की लिस्ट भेजी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इस फाइल को क्लियर कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें से 43 क्लियर कर दिए और बाकी रिजेक्ट कर दिए। तो देखिए इतने सारे लोग उन्होंने रिजेक्ट किए तो कहीं ना कहीं साफ साफ पता लगता है कि उनमें डिफरेंसेस हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अब हमारे पास कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं है और हमने सारी की सारी फाइल्स क्लियर कर दी हैं। यह उस कंटेक्स्ट में है जब टीएस ठाकुर ने यह कहा था। देखिए टीएस ठाकुर ने कहा था कम से कम आप रिजेक्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, कुछ तो कीजिए, आप फाइल पर बैठे मत रहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसी स्पिरिट में, यानी उसी यू कैन से दैट दिशा में काम करते हुए इतने सारे नाम्स एक साथ रिजेक्ट कर दिए। सीजीआई कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है डिले के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव कहता है कि हाई कोर्ट्स नाम ही देरी से भेजते हैं तो हम क्या करें। ये कहते हैं कि हाई कोर्ट बताता ही नहीं वैकेंसी खाली हो गई है, हमें तो लेट पता लगता है, जितना जल्दी पता लगता है हम फाइल क्लियर कर देते हैं। तो आपस में ये वो टॉम एंड जेरी की तरह, चूहा बिल्ली की तरह खेलते हैं एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो बस बात यही है, एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जैसे मैंने आपको बताया कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या चीज़ है। जब एनजेईसी रिजेक्ट हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कुछ गाइडलाइंस तैयार कीजिए जिससे हम सुधार करें इस पूरे जुडिशियल अपॉइंटमेंट की प्रोसेस में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सुझाव दिए थे, उस पर भी विवाद है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि कुछ नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे अगर कोई
हम नाम रिजेक्ट करें तो आपको वो मानना होगा, यानी रिकंसिडरेशन के लिए आप नहीं भेज सकते, ये वीटो हमारे पास होनी चाहिए। तो उस वीटो को लेकर विवाद था। तो देखिए ये पहले का आर्टिकल्स हैं, पिछले महीने काफ़ी सुर्खियों में थे। पिछले महीने आपने देखा होगा कि 3-4 सॉल्यूशंस भी अच्छे अच्छे आए थे कि एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट बनाना चाहिए जो ये सारा डेटा रखेगा कि कितने जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है, कैसे करनी है। और पिछले दिनों आर्टिकल्स में ये सब चीज़ें भी आई थी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पूरी, और एक रिटायर्ड जजेस की कमेटी होनी चाहिए जो स्क्रीन आउट करेगी कि कौन कौन से जजेस को अपॉइंट किया जाए और रिजेक्ट किया जाए तो किस बेसिस पर, एक पूरे साल का डेटा भी होना चाहिए। तो बस यही सारी चीज़ें थी। मतलब ये सारे जो आखिर में पॉइंट्स बताए ये पिछले दिनों आर्टिकल्स में थे, और जो पहले डिस्कस किया वो आज ही थे। अगला जो आर्टिकल्स है ये डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है और कोई काम का नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैबिनेट कैसे बनाएंगे, कौन कौन से बंदों को रखेंगे, इससे रिलेटेड है, तो हमारे कोई काम का भी नहीं है। यूपीएससी कुछ भी नहीं पूछेगी इससे रिलेटेड। ये आर्टिकल अच्छा आर्टिकल है, सीधा सीधा टॉपिक है हमारे सिलेबस में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह का टॉपिक है पेपर 2 में, मेंस में, जीएस पेपर 2 मेंस। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अश्विनी कुमार जो कि लॉ मिनिस्टर थे पहले, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। देखिए हमारे देश का ढांचा कैसे है। हमारे देश का ढांचा कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है, 3 पिलर हैं इसके। पहला पिलर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, और डेमोक्रेसी 3 पिलर्स पे टिकी है। एक भी पिलर काम करना बंद कर दे तो दूसरे पिलर का एक्टिविज्म स्टार्ट हो जाता है। इन दिनों क्या चल रहा है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, हम कहते हैं ना पार्लियामेंट हमारी डिक्लाइन हो रही है, तो ये दोनों पिलर्स हमारे थोड़े बहुत डिक्लाइन हो रहे हैं, इसलिए इस पिलर का उभार चल रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिलता है। हमने देखा कैसे इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट में साफ साफ लिखा है कि 1956 में कि जुडिशरी कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, फिर भी वो डिसीजन देते हैं। कावेरी पे डिसीजन देते हैं, अभी हाल फिलहाल में SYL पे भी डिसीजन आया। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर अभी है। एक टाइम में ये एग्जीक्यूटिव एक्टिविज्म का दौर भी था। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लीडर थी, तो उस टाइम पर एग्जीक्यूटिव एक्टिविज्म का दौर जारी था। बस इसी तरह से कहते हैं, मतलब इस बात को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन कहते हैं नेहरू काफ़ी डेमोक्रेसी को यानी लेजिस्लेचर को काफ़ी सपोर्ट करते थे, पार्लियामेंट के हर एक डिबेट में हिस्सा लेते थे। तो उनके दौर में लेजिस्लेचर से इनका यू कैन से दबदबा था। तो अब क्या चल रहा है देखिए, ये तो है, अब है बात, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, ये पूरा का पूरा हम एक कंटेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं कैसे कैसे हुआ, मतलब थोड़ा आर्टिकल से एक्स्ट्रा, ताकि आपको एक पूरा एक टॉपिक भी तैयार हो जाए ये बेसिक स्ट्रक्चर सिलेबस का। देखिए हमारा देश आज़ाद हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, हमारा संविधान बन गया। उसके बाद में कैसी रिलेशनशिप थी जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स हैं इनकी। आप देखिए पूरा का पूरा आर्टिकल ना कंटेक्स्ट में समझिए, मतलब पूरी की पूरी सर्कमस्टांसेस में समझिए, देश के आज़ाद होने के बाद में कैसी परिस्थितियां उभरी, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए थोड़ा सा सोचिए आप, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश को किसने आज़ाद करवाया, तो सर्टेनली नेहरू और जो लीडर्स थे इनका रोल था। नेहरू और ऐसे लीडर्स का जो बाद में सत्ता में आए, इनका देश को आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो आप सोच के देखिए कैसी रिलेशनशिप हो सकती है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में तो ऐसे बंदे जिनका कद इतना बड़ा, जनता जिन्हें चाहती थी, नेहरू, पटेल तो हालांकि 1950 में ही उनकी डेथ हो गई थी, और दूसरी तरफ एपेक्स कोर्ट के जजेस। अब देखिए एपेक्स कोर्ट के जजेस क्या ऐसी जजमेंट दे सकते थे जो इनकी भावनाओं के खिलाफ हो, नेहरू और इनकी? डेफिनेटली नहीं। तो एक तरह से रिस्पेक्ट थी बहुत ज़्यादा, जजेस की रिस्पेक्ट थी बहुत ज़्यादा नेहरू और ऐसे लीडर्स के प्रति। तो उनके लिए ऐसी जजमेंट देना जो ऐसी इन लीडर्स की आइडियोलॉजी के विरुद्ध हो, तो एक तरह से थोड़ा कठिन था। इसलिए शुरू में ऐसी ही जजमेंट आई जो ये लीडर चाहते थे। यानी देखिए लैंड पहले ही, यानी अमेंडमेंट फर्स्ट ही ऐसे इस अनुरूप में हुई। सबसे पहले क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म्स को लेकर विवाद हुआ। तो लैंड रिफॉर्म्स को लेकर विवाद हुआ तो इन्होंने, नेहरू ने लैंड रिफॉर्म्स किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जानते हो क्या कहा, ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए आप लैंड रिफॉर्म तो कर सकते हो, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है। आप कोई भी ऐसा लॉ पास कर सकते हो जो जनता के हित में हो, डीपीएसपी में हो और फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध में हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप कोई भी एक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोई भी एक ऐसा कानून पास कर सकते हो डीपीएसपी के लिए, यानी डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स के लिए, चाहे वो, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, चाहे वो कानून फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध हो। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ, लेकिन आपको प्रोसीजर से चलना पड़ेगा।
प्रोसीजर से चलना पड़ेगा, यानी आपको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अमेंडमेंट करने के बाद ही आप ऐसा कोई कानून बना सकते हो जिसमें आप फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जा रहे हो। तो देखिए, लैंड रिफॉर्म्स वो करने वाले थे, तो अमीर किसान जिनकी लैंड गवर्नमेंट लेने वाली थी, तो उनका तो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया ना, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी भी था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तो राइट टू प्रॉपर्टी भी था। तो उन्होंने यही कहा कि आप कोई भी लाभ बना सकते हो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से पास होना चाहिए। तो यही है अमेंडमेंट फर्स्ट। इसी तरह से अमेंडमेंट फर्स्ट पास हुई। तो आगे और भी बहुत केस आए, चंपाई दोयराजन और सज्जन कुमार का केस आया। इन्हीं सभी केसेस में 67 में चलते चलते गवर्नमेंट ने सारे ऐसे डिसीजन दिए कि आप फंडामेंटल राइट्स को मर्जी है तो चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, देश का विकास होना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप लागू करो। तो मतलब देखिए, 67 तक तो जुडिशरी कुल मिला के सीधे शब्दों में कहें तो दब के रही, यानी दब्बू रही, कोई खास डिसीजन इन्होंने दिया नहीं। फिर पासा पलटा 67 में पासा पलट गया भाई। 67 में आया गोलकनाथ केस। हालांकि इस जजमेंट में भी जुडिशरी का क्रिटिसिज्म होता है। गोलकनाथ केस में क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म्स का केस ही चला आ रहा था। लैंड रिफॉर्म्स मतलब ये कोई जरूरी नहीं वही केस था, मतलब लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड केस था। इसमें गोलकनाथ केस में जजेस ने कहा, 11 जज की ये जजमेंट थी, 6-5 से डिसीजन आया कि नहीं भैया बहुत हो गया, आप फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स सबसे ऊपर है। तो यहां से पासा पलट गया, यहां से जुडिशरी ने एक थोड़ा थोड़ा अपना चेंज, अपनों को यू कैन से दैट असर्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद में देखिए बहुत सी चीजें आई, ये उसमें डिस्कस करने लायक हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में थोड़ा सा आपको बस बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आई। उसके बाद में तो प्राइवी केस का केस आया, यानी जो प्रिंसेस थी उनकी, देखिए कुछ बहुत सारे ऐसे राजाओं को हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए शामिल किया गया था कि उनको लालच दिया गया था कि आपके पैलेस आपके रहेंगे, आपको पेंशन मिलेगी, आपके कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इस तरह की चीज़ें बंद कर दी इंदिरा गांधी ने 1971 के। बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, ये सारे केसेस कोर्ट में गए। और बाद में चलते चलते क्या हुआ, देखिए 71 में भी कोर्स आया, अमेंडमेंट 25th भी हुई। 25th अमेंडमेंट में क्या हुआ ये बता देता हूँ आपको। 25th अमेंडमेंट में क्या हुआ, 25th में तो सरकार ने जुडिशियल रिव्यू पर रोक लगा दी कि जुडिशियल कुछ रिव्यू कर ही नहीं सकती। और 24th में ये उन्होंने कहा कि जो डीपीएसपी लागू करने के लिए कोई भी फंडामेंटल राइट्स चेंज कर सकते हैं और वो 368 के अंदर नहीं आता। इस तरह की बातें इन्होंने कही। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यूँ है कि 67 से लेकर 73 तक मान लीजिए आप, यहाँ पे इसको दो में डिवाइड कर लीजिए। 73 तक खूब लड़ाई चली, 67 से लेकर 73 तक खूब लड़ाई लड़ी जुडिशरी और सरकार के बीच में। 73 में क्या हुआ, केशवानंद भारती का केस आया। ये देखो साइड में, केशवानंद भारती ने एक चालाकी खेली। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक चालाकी खेली। क्या वो चालाकी थी, इन्होंने कहा ठीक है भैया, उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। क्या बहुत हो गई लड़ाई, बहुत हो गई, बीच का रास्ता उन्होंने निकाला कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लीजिए डीपीएसपी के लिए, हम बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी चालाकी थी इन्होंने। तो बेसिक स्ट्रक्चर में इन्होंने लाते लाते सभी कुछ ले आए हैं, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, जो भी बेसिक से बेसिक चीज़ है हमारी, सब चीज़ें हैं सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में। और जो मर्जी आए ये बेसिक स्ट्रक्चर में खेल लेते हैं जजेस। तो यहाँ पे इन्होंने बड़ी चालाकी खेल ली। अच्छा कंसेप्ट था केशवानंद भारती का, मतलब एक लड़ाई भी दूर हुई और थोड़ा चला गया। तो देखिए अब क्या हुआ, केशवानंद भारती के बाद में एक दूसरा केस आया। 75 में इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। तो देखिए एक बड़ा चेंज आया 2 सालों के अंदर, 75 से लेकर 77 तक। एक जबलपुर का केस आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये जबलपुर का। जब भी आपको जुडिशरी को क्रिटिसाइज करना हो तो ये जबलपुर का केस लाइए। क्या है ये जबलपुर का केस, देखिए 76 में क्या हुआ, हाई कोर्ट में केस गया राइट टू लाइफ को लेके। भाई इमरजेंसी के दौरान आप राइट टू लाइफ सस्पेंड नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट ने तो इस चीज़ को कह दिया कि नहीं भैया आप नहीं कर सकते। तो ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, जबलपुर के डीएम का केस था। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, उन्होंने इंदिरा गांधी के आगे घुटने टेकते हुए यह कहा कि सरकार चाहे राइट टू लाइफ भी ले सकती है। राइट टू लाइफ मतलब राइट टू लिबर्टी, इस तरह का था वो। आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड वो केस था। तो इसका मतलब है 76 जबलपुर केस में जुडिशरी ने इंदिरा गांधी के आगे घुटने टेक दिए। तो इसके बाद में तो यहीं से एक नया दौर स्टार्ट हुआ। तो 77 में देखिए 76 का जबलपुर का केस था जिसमें इनकी बेइज्जती हुई भारी। जुडिशरी का भारी क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने जनता की आवाज़ को नहीं उठाया, आपने सरकार के आगे घुटने टेक दिए। 77 में
देश से इमरजेंसी हटी, उसके बाद जो हुआ जुडिशरी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद क्या हुआ, 78 में जुडिशरी को लगा भैया हमारी तो बेइज्जती होगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इमेज सुधारने के लिए। फिर तो बहुत सारी चीज़ें आई, फिर तो PIL आई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जुडिशरी ने कहा अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम है, अगर वो लेटर भी भेजेगा, यानी एक पत्र भी हमें लिख के भेजेगा, तो हम उस पर एक्शन लेंगे, सुमोटो हम एक्शन लेंगे। उसके बाद तो जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव के बीच में भी, सुप्रीम को इसमें लेजिस्लेचर के बीच में भी एक इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। हर चीज़ में देख लीजिए, आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए। फिर 1978 में मेनका गांधी का केस भी आया, बेइज्जती का बदला उन्होंने लेना था, यानी अपनी इमेज सुधारनी थी। मेनका गांधी के केस में क्या हुआ, उन्होंने कहा सिर्फ प्रोसीजर नहीं देखेंगे हम, यानी शुरू में 50 आज़ादी के बाद में 1950 से लेकर 67 तक के बीच में यह हुआ था कि जुडिशरी ने कहा था कि कोई भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दीजिए, लेकिन उसका प्रोसीजर सही होना चाहिए। यह हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने लिया था UK से, और US में प्रोसेस थी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। थोड़ा आर्टिकल में थोड़ा गुचमुच हो गया है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है। 78 से लेके देखिए 78 में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ना सिर्फ हम प्रोसीजर देखेंगे, यह भी देखेंगे जो कानून आपने पास किया है वो सही है या गलत। बस ध्यान देने वाली बात यही है। 78 से पहले उन्होंने कहा सिर्फ प्रोसीजर देखेंगे, तरीका देखेंगे, क्या आपका तरीका सही है या गलत। 78 के बाद उन्होंने कहा मेनका गांधी देखिए उसमें जाना चाहती थी, मेनका गांधी फौरन जाना चाहती थी और उस पर लगाम लगाई थी सरकार ने, तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल था, ये जजमेंट थी। उन्होंने कहा ना सिर्फ तरीका देखेंगे हम, बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी देखेंगे जो US में है। यानी हमारे देश में अब दोनों चीज़ें हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ भी है और ड्यू प्रोसेस लॉ भी है। यानी हम ना सिर्फ तरीका देखते हैं कैसे लॉ पास किया गया है, बल्कि यह भी देखते हैं कि वह कानून सही है या गलत है। आगे फिर नागराज केस आया, नागराज केस 2006 में, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 है, इनका दायरा बढ़ा दिया, एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया। 1989 में भी ये जो VM मार्केंडिया केस है, इसमें भी एक्सपेंशन ऑफ जुरिडिक्शन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुरिडिक्शन बढ़ा दी ह्यूमन राइट्स केसेस का, और DPSP के लिए ये बढ़ा सकते हैं। मतलब इस तरह की बातें हुई। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक्टिविज्म स्टार्ट हो गया उसके बाद से। तो उसके बाद में देखिए आज लंबी होने वाली है डिस्कशन, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट कर चुके हैं हम टाइम। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की उसके इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गई। आप रिसेंट के एग्जांपल देख लीजिए, 2G केसेस और कोल माइन एलोकेशन में देखिए कैसे उन्होंने अपनी रद्द कर दिए 2G के लाइसेंसेस, और कोल माइंस के एलोकेशंस भी रद्द किए दिए उन्होंने। और उसके बाद में तो प्रोसीडिंग पे भी बोलने लगे। वो साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग के बीच में नहीं बोल सकते, और इंटरनल डिसीजन है स्पीकर का, सिर्फ एंटी डिफेक्शन को छोड़ दीजिए, उसके छोड़ के आप जुडिशल के जो स्पीकर के डिसीजन पर नहीं बोल सकते। लेकिन इन्होंने सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। हमारी जुडिशरी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है, कुछ भी कर सकती है। एक आर्टिकल है 142 शायद, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जुडिशरी कैन डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, यानी न्याय के लिए कुछ भी। और देखिए हाल फिलहाल में NJs का रिजेक्शन कर दिया, जो एक जजेस को अपॉइंट करने की कमेटी थी, OSPA पे भी रिव्यू करने की इन्होंने बात कही। और अभी कल की बात देख लीजिए, कल की बात देखिए, गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी का किया, तो इन्होंने कहा कि कारपेट बॉम्बिंग है, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। तो इस तरह की बातें मतलब कहना गलत ही है ना, आप एक्सपर्ट्स तो नहीं हो, आगे आएगा ये। डाइसी ने तो कहा कि ठीक है चलता है, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग है। और डॉर्किन भी यही कहा, रोनाल्ड डॉर्किन ने, कि कोई बात नहीं, जो अनरीजनेबल है रीजनेबल है इसलिए गुड है, अनरीजनेबल है तो बेकार है, और अनरीजनेबल को जो कर्व करे तो सही है, कोई बात नहीं। इस तरह की बातें हुई। तो अब देखिए उसके बाद में क्या हुआ। अब इश्यूज क्या क्या है, इश्यू तो ये है ना, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी जनता द्वारा जो चुने गएंगे वो पॉलिसी बनाएंगे, यानी जनता राज करेगी। अब मोदी है, मोदी को किसने चुना? जनता ने चुना, तो मोदी को हक है वो जनता के हित में पॉलिसी बनाए। अरविंद केजरीवाल मान लीजिए दिल्ली में, जनता ने इनको चुना, वो बात अलग है कि वो पॉलिसी बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, लेकिन जनता उनका हिसाब लेगी 5 साल बाद। लेकिन जुडिशरी, आप बीच में पॉलिसी मत बनाइए ना, आपको तो किसी ने नहीं चुना, यानी जुडिशरी इज नॉट इलेक्टेड। तो इलेक्टेड ही नहीं है तो आप किसके अकाउंटेबल भी नहीं हो। देखिए जो चुने गए लोग हैं, अब अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो तो जनता हिसाब लेगी 5 साल बाद। मोदी जो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, 5 साल बाद जनता इलेक्शन में उनको वोट देगी। जजेस को कौन वोट देगा? आप कर भी रहे हो, आप अकाउंटेबल भी नहीं हो किसी के, आप एक्सपर्ट भी नहीं हो। देखिए इतने भारी भारी चीज़ों में ये अपनी जजमेंट दे देते हैं।
लेकिन ये एक्सपर्ट थोड़ी हैं, इनके पास तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, और ये अपना काम तो करते नहीं। देखिए जजेस के इतने केसेस पेंडिंग है हमारे कोर्ट्स के अंदर में, अभी देख लीजिए 3 करोड़ केस पेंडिंग है, अपना काम तो करते नहीं, लेकिन जो भी चीज़ न्यूज़ में होती है बस उस पर ये बोलते हैं, उस पर ये जजमेंट देते हैं। कोई भी केस ले लीजिए आप, यानी जब ये कोई भी रिसेंट का जो केस न्यूज़ में होता है उस पर तो जल्दी सी जजमेंट देते हैं, हाईलाइट पाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए। बाकी दुनिया भर के केस पेंडिंग है, ना तो इनका उनमें इंटरेस्ट है। और मिसयूज ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर का मिसयूज करते हैं ये अपने राइट्स को बढ़ाने के लिए, तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। जैसा हमने पढ़ा था, देखिए ये हमने पढ़ा था ना अभी, 3 पिलर्स में डिवाइडेड है। अगर एक भी पिलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, बाकी 2 पिलर गिर गए, तो हमारी जुडिशरी नहीं चलने, हमारी डेमोक्रेसी नहीं चलने वाली, हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है ये। तो अब आगे क्या है तो देखिए यही केस था। बाद में जुडिशरी खुद भी मानती है कि हमारे पास ना तो इतनी एक्सपर्टीज़ है, ना इतनी इन्फॉर्मेशन है। अभी संतोष सिंह केस में एक PIL लगाई गई थी कि आप मोरल साइंस को लेके गाइडलाइंस दीजिए कुछ ऐसी इस तरह से, उन्होंने इनकार कर दिया कि भैया ये हमारा काम नहीं है, हम इन चीज़ों को नहीं दे सकते। इवन NJEC जो रिजेक्ट किया था उसमें भी जस्टिस चलमेश्वरा ने आवाज़ उठाई थी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कुछ इस तरह का अच्छा प्रोसीजर होना चाहिए। एक प्रेसिडेंट रेफरेंस आई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी इसने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव हैं और लेजिस्लेचर हैं यही असली, इनको जनता की एक्सपेक्टेशंस पता होनी चाहिए, यही असली दावेदार हैं पॉलिसी बनाने के। तो इस तरह से कहा यह गया कि इनको खुद को भी पता है कि हम नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है क्रक्स क्या निकलता है, पूरे आर्टिकल का क्रक्स यही निकलता है कि रोल क्या होना चाहिए जुडिशरी का, रोल क्या होना चाहिए, और क्या हमेशा मेजॉरिटी होते हैं वो सही होते हैं। यानी देखिए हमारी डेमोक्रेसी चुनी गई है मेजॉरिटी द्वारा, यानी जितने ज़्यादा वोट जो मिलेगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, वही डेमोक्रेसी में राज करेगा। यानी अब BJP को ज़्यादा सीटें मिली, ये राज कर रहे हैं, मेजॉरिटी सीट्स इनके पास में थी। क्या ये हमेशा सही होते हैं? जुडिशरी का काम क्या है? क्या इनको रास्ता दिखाना, यानी अगर जो एग्जीक्यूटिव हैं सरकार रास्ते से भटक जाए उनको रास्ता दिखाना है, या फिर खुद ही सड़क बना देनी है, मतलब हम ही कानून बनाएंगे, हम ही सड़क बनाएंगे। तो देखिए कैसी नेचर होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। कुछ तो राइट्स हैं, देखिए इनएलिएनेबल ह्यूमन राइट्स हैं। कई बार क्या होता है जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है वो ह्यूमन राइट्स लेने की कोशिश करती है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की, या फिर काम नहीं कर पाती DPSP के हिसाब से। तो यहाँ पे DPSP का रोल, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत है, जुडिशरी का रोल बहुत है। तो ये 4 क्वेश्चंस इसमें उठाते हैं। कौन कौन से 4 क्वेश्चंस हैं ये देखिए। क्या जो है ये जस्टिफिकेशन है, कोर्ट्स एंटी मेजोरिटेरियन रोल। अब देखिए हमेशा जो जुडिशरी सरकार के विरोध में फैसला लेती है, क्या ये सही है? यानी एंटी मेजोरिटेरियन कहने का मतलब यहाँ पे इनका सरकार से है शायद। तो क्या ये जुडिशियल सुप्रीमेसी जो इस्टेब्लिश करने की कोशिश है इनके खिलाफ में, क्या ये सही है? और क्या ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के कन्वर्ज हो रही है? और कैसे हम जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जिन जजमेंट्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल को इंटरप्रेट किया है और उनके ऊपर डिसएग्रीमेंट्स है एग्जीक्यूटिव के बीच में, जैसे आप जुडिशरी की अपॉइंटमेंट ही ले लीजिए, इनको कैसे रिजोल्व करें, जो डिफरेंसेस हैं उनको कैसे दूर करें। अब देखिए जुडिशरी ऐसा तो है नहीं कि जुडिशरी इनफैलिबल है, इनमें कोई गलती नहीं कर सकती, लेकिन वो जुडिशरी की गलती को कौन सुधारेगा? वो कहेंगे हमारी गलती को हम ही सुधारेंगे, तो यह कहना तो देखिए एक विडंबना ही होगी। अब ऐसा माने कि देखिए जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और उसमें डिक्लाइन चल रहा है, तो क्या जुडिशरी को मिलकर देश चलाना चाहिए? ठीक है भैया, मान लिया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में डिक्लाइन हो रहा है, तो क्या आप देश चलाओगे? तो नहीं, आप तो देश नहीं चला सकते। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस इन्होंने उठाए हैं, और इक्विलिब्रियम होना चाहिए इनके बीच में, जुडिशियल पावर के बीच में और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लेके, बस इसी तरह के वो हैं क्वेश्चंस हैं। और देखिए लास्ट में छोटा सा सॉल्यूशन देते हैं ये। फॉर द मोमेंट ये बात सही है कि हमारी पार्लियामेंट का डिक्लाइन हो रहा है, और यह भी बात सही है कि देखिए जो प्रायोरिटीज़ हैं लोगों की वो बहुत ज़्यादा हैं, और कहीं ना कहीं सरकार उसे फुलफिल कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रही है, और एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है एग्जीक्यूटिव पावर के बीच में, और लॉस ऑफ फेथ, यानी जनता का जो विश्वास है सरकार से वो घट रहा है। आपने देखा होगा जैसे लोग कहते हैं अरे सरकार कुछ नहीं करती, सरकार के बस का कुछ नहीं है। तो जनरल स्पीकिंग यही है कि जो मोरल और आइडियोलॉजी इंटीग्रिटी कम हो रही है सरकार की, उसी पे जुडिशरी का जो एक्टिविज्म है वो फल फूल रहा है। यानी अगर सरकार अपना काम ठीक से करे तो जुडिशरी भी अपना काम ठीक से करने लगेगी, और सब कुछ जो काम कर रहा है वो जनता के
फेथ पे काम कर रहा है। आजकल देखिए जनता का फेथ है जुडिशरी के ऊपर, इसीलिए अपने आप को असर्ट करते हैं ये। अगर पार्लियामेंट ठीक से काम करेगी तो वो भी अपने आप को असर्ट कर सकेंगे। तो ठीक है, अब अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, ये वुमेन क्राइम से रिलेटेड है। अब अभी आने वाले 2 आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड, ये है गुड स्मैरिटन्स, यानी जो लोग एक्सीडेंट के दौरान हेल्प करते हैं उनके बीच में। 2 आर्टिकल हम अभी जल्दी जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल ये है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम होता है उसको लेकर ये आर्टिकल है। देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई 2001 में, वुमेन के खिलाफ में, महिलाओं के खिलाफ में अपराध हुए 237, इस साल अपराध हुए 313। कुछ डेटा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, क्योंकि देखिए इतना सारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो याद नहीं रहता। जो डेटा इंपॉर्टेंट होता है वो लिखना पड़ेगा, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग क्या है, और भी बहुत सारा हम डिस्कस करेंगे जब भी वो आएगा वो। देखिए, अब बहुत तरह के क्राइम हो रहे हैं, हर तरह के क्राइम हो रहे हैं वुमेन के खिलाफ में, डोरी से रिलेटेड, रेप से लेकर सेक्सुअल हरासमेंट, हर तरह के क्राइम होते हैं, पूरी डाइवर्सिटी है। लेकिन दिक्कत यह है उनमें कन्विक्शन रेट, पकड़े भी जाते हैं, कन्विक्शन रेट बहुत कम है, 21%। और सभी स्टेट्स के बीच में एक वैरायटी है, कुछ स्टेट्स में ये ज़्यादा होता है, कुछ स्टेट्स में कम होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर डेटा दी है, वो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये पॉइंट्स याद रखिए जनरलाइज करके। तो अब देखिए कुछ किस तरह का है, फीमेल लिटरेसी देख लीजिए, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कितने फीमेल लिटरेट हैं। अगर फीमेल की लिटरेसी बढ़ेगी तो डेफिनेटली वहाँ वुमेन के खिलाफ में क्राइम कम होगा, क्योंकि पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तो रिपोर्ट करेंगी और अपने हकों को वो यूज़ करना जानती हैं, जो हमारे संविधान में उनको अधिकार दिए गए हैं। और देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी जहाँ जहाँ वो ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं वो भी ज़्यादा, यू कैन सी दैट, अपने राइट्स को असर्ट करना जानती हैं, वहाँ उस एरिया में इन पे क्राइम कम होता है महिलाओं पर। और लेकिन कुछ जगह होता है ऐसे है कि फीमेल लिटरेसी या फिर लेबर पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ बैकलेस भी होता है, क्योंकि वुमेन के कारण मेल जो है वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, तो उस बाद में वो वायलेंस जैसी यू कैन सी दैट एक्ट्स में संलिप्त होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वुमेन एम्प्लॉयड होगी, हम अनएम्प्लॉयड हो गई। तो एक काइंड ऑफ जेलसी, ये ज़्यादातर ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में होता है। रूरल सोसाइटी में मान लीजिए, पैट्रियार्कल सोसाइटी में धीरे धीरे सोच बदल रही है, थोड़ा वक्त लगेगा। तो अब मान लीजिए पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी तो डोमेस्टिक वायलेंस में डेफिनेटली कम आएगा। क्यों कमी आएगी? तो देखिए, अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो डेफिनेटली डाइवोर्स ही हो जाएगा ना, भैया आपकी नहीं बनती तो ठीक है, कोई बात नहीं, डाइवोर्स ले लीजिए, मार कुटाई करने की क्या जरूरत है। तो रूरल अर्बन की भी रेशो का फर्क पड़ता है। रूरल अर्बन रेशो क्या होता है? देखिए, जहाँ रूरल अर्बन रेशो ज़्यादा होती है, यानी रूरल इलाके ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ क्राइम ज़्यादा होता है। रूरल में अभी भी देखिए पैट्रियार्कल जैसा सोसाइटी है, अर्बन में तो आप वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आई हैं, एजुकेशन बढ़ी हैं, तो लोग जानने लगे हैं। अर्बन में तो डेफिनेटली वही बात है, रूरल में मोर क्राइम होता है, यहाँ पे मीडिया भी होती है अर्बन में। तो आप निर्भया का केस देख लीजिए, दिल्ली में जो केस हुआ था निर्भया का 2012 में, कितना गुस्सा था लोगों के बीच में। तो अर्बन सोसाइटी में हमेशा एक ज़्यादा अवेयरनेस होती है, और रूरल इलाकों में रिपोर्टिंग भी नहीं होती, कई बार तो क्राइम हो जाता है और रिपोर्ट भी नहीं कर पाते। तो यही है, और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि सोसाइटी मैट्रियार्कल है या पैट्रियार्कल है। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सी सोसाइटीज़ मैट्रियार्कल हैं, वहाँ पर महिलाएं, जैसे नॉर्थ इंडिया में आप मान लीजिए एक पुरुष प्रधान सोसाइटी है, नॉर्थ ईस्ट में एक महिला प्रधान सोसाइटी है, यानी वुमन काम करेगी शॉप्स में और वो एम्प्लॉयड रहेगी, और मैन है उनका स्टेटस थोड़ा कम है नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ वुमन के प्रति क्राइम बहुत कम है। आप धर्म मान लीजिए, हिंदू मुस्लिम, वैसे तो दोनों धर्मों में काफ़ी क्राइम होता है वुमेन्स के खिलाफ में, लेकिन हिंदूज़ में आर्टिकल लिखने वाले कहते हैं ज़्यादा होता है, यहाँ डोरी जैसी, दहेज जैसी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। और न्यूज़पेपर कितना पढ़ा जाता है इस बात पे भी डिपेंड करता है। देखिए, जहाँ न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ा जाता है वहाँ मीडिया का एक्टिविज्म ज़्यादा होता है, तो वहाँ क्राइम वुमेन के खिलाफ में कम होता है। अमर्त्य सेन ने एक बात कही, अमर्त्य सेन ने बात कही कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सोसाइटी की केयरलेसनेस, यानी कितना ज़्यादा ये सोसाइटी जागरूक है, जुडिशरी है वो कितना ज़्यादा कन्विक्शन रेट है, और इनसफिशिएंट पुलिसिंग, पुलिस अपना काम कर रही है या नहीं कर रही। सो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, कुल मिला के एक बात कहें तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन तो यही निकलता है कि कुछ भी हो, सोसाइटी एफ्लुएंस हुई है या नहीं हुई है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जो हैं वो कम नहीं हुए हैं, वो बढ़े ही हैं। और डेटोरिएशन गवर्नेंस का हो, चाहे ये
लो सेक्स रेशो, ये सब कारण, मतलब कहने का मतलब है कि जो वुमेन के खिलाफ में क्राइम्स बढ़ रहा है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक दो फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। बस यही पूरा आर्टिकल था। तो सारे डेटा को छोड़ के अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट एथिक्स में भी आ सकता है। इवन आफ्टर सो मच अवेयरनेस व्हाई द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आर स्टिल इंक्रीजिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज। तो इस तरह के फैक्टर्स हम लिख देते हैं। हम लिख सकते हैं कि कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सोसाइटी मैट्रियार्कल है, पैट्रियार्कल है, ये सारे फैक्टर्स जो हमने अभी डिस्कस किए। क्या है, अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। ये है कंटेक्स्ट, यह है गुड स्माइटन्स। यह आर्टिकल है, देखिए एक्सीडेंट होता है, गुड स्माइटन्स वो लोग होते हैं जब एक्सीडेंट के दौरान अजनबी लोग जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनकी सहायता करते हैं, बाय स्टैंडर्ड्स। यानी आपने देखा होगा जब भी एक्सीडेंट होता है कुछ लोग भागकर दौड़कर एक्सीडेंट जहां हुआ है वहां जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन कई जगह ऐसा नहीं होता है। मतबूल का केस ले लीजिए आप। कुछ दिनों अगस्त के फर्स्ट सेकेंड वीक में दिल्ली में एक एक्सीडेंट हुआ। मतबूल जिनका नाम था, जो फ्रीट ऑटो होते हैं, यानी वो ऑटो जो सामान को ढोते हैं, उनसे इनका एक्सीडेंट हुआ। जैसे ही उनका एक्सीडेंट हुआ बहुत से लोग इकट्ठा हुए उस टाइम पर। बहुत से लोगों ने देखा उनकी सिचुएशन, लेकिन कुछ नहीं किया। उनकी जान बचाई जा सकती थी अगर कोई आदमी उस गोल्डन आवर्स में उनकी हेल्प करता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यह तो सिर्फ एक इंसिडेंस है। आप बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स देख लीजिए पूरे इंडिया के अंदर। हर समय हम पढ़ते हैं, एक जयपुर की घटना थी और दिल्ली में भी बहुत सारी, देश के हर एक एरिया में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो क्या अनुमान लगाएं हम इसका? क्या हमारी सोसाइटी डिक्लाइन हो रही है, सोसाइटी की वैल्यूज डिक्लाइन हो रही हैं, या फिर उनको डर लगता है? तो देखिए दोनों रीजंस अपनी अपने जगह पर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ने इस बात पर सर्वे किया, सेव लाइफ फाउंडेशन ने और साइकोलॉजिस्ट के एक एसोसिएशन, उन्होंने मिलकर सर्वे किया और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह बात बिल्कुल सही है कि कई तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उनको साइकोलॉजी। एक फैक्टर तो यह है उनको नॉलेज नहीं होती, पता नहीं लगता करें क्या। एक्सीडेंट हो गया, किसी को फर्स्ट एड का ही नहीं पता, कैसे फर्स्ट एड दें, क्या करें क्या ना करें। बस फ़ोन किया जा सकता है, 100 नंबर पे कॉल कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं करते, वो खुद से नहीं लेकर जाते। कुछ लोग डरते हैं लीगल कंसिक्वेंसेस से, कानूनी दाव पेंच में फंस जाएंगे। सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन, आगे इन्वेस्टिगेशन होएगी तो फंस जाएंगे उसमें। इस तरह की बातों को लेकर कई लोग डरते हैं। एमसी मिश्रा जो कि एक डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि हरासमेंट आजकल बहुत कम हो रही है, लेकिन अवेयरनेस कम है इस बारे में, इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। तो डेटा दिया है, डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए हमारे देश में एक्सीडेंट से इतनी डेथ होती है, 4% जीडीपी का लॉस हो जाता है, 2 लाख लाइफ जाती हैं। इतनी लाइफ तो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन में नहीं जाती। बॉर्डर पे हमारे जवान जो शहीद होते हैं, मतलब कहने वाला भी है, जो लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह से, और इनसे बहुत तरह की हमारी जानें जाती हैं एक्सीडेंट से। बस आप यही समझिए, बाकी छोड़िए। 80% जो है, जितने एक्सीडेंट्स होते हैं 80% जो होते हैं उनको यह गोल्डन आवर्स में हेल्प नहीं मिल पाती, इसलिए उनकी मौत होती है। तो कहने का गोल्डन आवर्स मतलब 1 घंटा मान लीजिए आप, शुरू के 15-20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, उस दौरान अगर उनकी हेल्प हो तो उनकी जान बचाई जा सकती है। तो इस मामले में, इस बारे में काफ़ी गाइडलाइंस भी सेंटर की हैं कि जो लोग हेल्प करें में उन पर कोई भी सिविल लाइबिलिटी नहीं होगी, कोई भी कंपल्सन नहीं है अपनी आइडेंटिटी दिखाने का। डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा ऑफिसर्स के खिलाफ में जो आइडेंटिटी मांगेंगे। कोई एग्जामिनेशन नहीं, कोई हरासमेंट नहीं, हॉस्पिटल्स भी नहीं मांगेंगे डिटेल्स, पैसे नहीं मांगेंगे हॉस्पिटल्स, आइडेंटिटी नहीं मांगेंगे, कोई किसी तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। जैसे फिल्मों में होता है ना, फिल्मों में पुरानी मूवीज़ में दिखाते हैं कि गोली लगी हो या फिर किस तरह का हो तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो कहते हैं ये पुलिस केस है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो आज तो वो टाइम गया, आज तो साफ साफ गाइडलाइंस है, भैया पहले आप इलाज कीजिए। तो ये सारे हैं। लाइसेंस भी रिवोक कर दिया जाएगा अगर आप उनकी सहायता नहीं करोगे, इलाज नहीं करोगे। तो ये सेव फाउंडेशन का एक इन्फोग्राफिक है। सेव फाउंडेशन जो है तो कहते हैं आपको क्यों हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि आपको पुलिस प्रोटेक्शन है, कोई आपको नहीं कहेगा, कोई भी हॉस्पिटल आपको रोकेगा नहीं, कोई लाइबिलिटी आपके खिलाफ नहीं है मेडिकल बिल्स देने की, कोई कंपल्सन नहीं है आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की, कोई भी लाइबिलिटी किसी तरह की नहीं है। इसलिए ये 5 रीजंस हैं टॉप, आपको हेल्प करनी चाहिए, आपको सहायता करनी चाहिए। 30 मार्च को इसी साल के शुरुआत में गाइडलाइंस भी आई थी और सितंबर के फर्स्ट वीक में हमने ये आर्टिकल डिस्कस भी किया था शायद। और उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में कहा कि देखिए काफ़ी कुछ कहा उन्होंने, यही तरह का कहा कि किस तरह की हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, जो बातें हमने ऊपर डिस्कस करी। जो बाय स्टैंडर्ड्स हैं, दिक्कत यह है कई बार ये पुलिस का केस करते हैं, इनको वही डर लगता है कि बॉडी को टच ना करें। यानी देखिए कई बार बेहोश हो जाते हैं ना, तो इनको यूँ लगता है टच नहीं करना, बस वही मेंटलिटी, थोड़ा डर रहता है कि टच करेंगे तो पुलिस केस बन जाएगा, पुलिस कहेगी क्यों टच किया, बस इसी तरह का डर। तो मिश्रा भी यही कहते हैं, जो मिश्रा
इनके मिश्रा को कोट किया गया इस आर्टिकल के अंदर। तो हमारे मिश्रा जी अंकल कहते हैं कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, एयरवे ब्लॉक हो जाता है। एयरवे मतलब एक्सीडेंट के जो विक्टिम होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो अगर उनकी एयरवे को ठीक करने दिया जाए, यानी सांस लेने में उनको थोड़े जबड़े को ठीक कर दिया जाए ताकि सांस लेने में आसानी हो, इसी से काफ़ी जानें बचाई जा सकती हैं। लेकिन ये भी नहीं करते बाईस्टैंडर्स। तो अगला क्या पॉइंट है इसके अंदर में, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर्स को कहा कि देखिए गाइडलाइंस तो इंप्लीमेंट हो गई और इन पे अब जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट पे भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जल्द से जल्द अवेयरनेस इसमें फैलाए। तो कर्नाटका ने पहला स्टेप उठाया और इस पर अपना कानून पास किया। अब यही स्टेप बाकी गवर्नमेंट्स को भी उठाना पड़ेगा, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी। तो चैलेंजेस तो यही है कि पीपल अनअवेयर हैं और 7 मंथ्स हो चुके हैं, अभी तक कुछ सब्सटेंशियल चेंज नहीं दिखने को आया है ग्राउंड के ऊपर में। बस यही पूरा आर्टिकल है। सो जय हिंद, थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।